हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बिंदुसार। आज हम सीखेंगे बिंदुसार के पिछले वीडियो हमने चंद्रगुप्त के बारे में सीखा था और जो चाणक्य थे उनके बारे में कुछ बातें हमने सीखी थी। वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हमारा टॉपिक है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का पुत्र हैं। देखो, बिंदुसार का नाम क्या क्या मिलता है, तो अमित्र चेट्स मिलता है, सिंहसेन भी इसको कहते हैं बिंदुसार को, और अमित्र घात भी इसको कहते हैं। अब देखो, ये पुत्र किसका था, तो पुत्र था ये चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी पत्नी थी, तो उनमें से जो दुर्धरा थी उसका ये पुत्र था बिंदुसार। ये जानकारी हमको किससे मिलती है, तो एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है, उससे हमको जानकारी मिलती है कि हाँ, चंद्रगुप्त और दुर्धरा से कौन पुत्र उत्पन्न हुआ, तो बिंदुसार उत्पन्न हुआ, जिसको सिंहसेन भी कहते हैं। सिंहसेन का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानियों ने उसको क्या कहा, यूनानी जो थे उसको, तो बिंदुसार को क्या कहें, तो अमित्र चेट्स, अमित्र केट्स, अमित्रोकेटीज और अमित्र केटे नाम दिया। जो यूनानी थे उन्होंने बिंदुसार को अमित्र चेट्स कहा, अमित्र केट्स कहा, अमित्रोकेडीज कहा, अमित्र केटे कहा, ये सारे नाम दिए। फिर एक है हमारे स्ट्रेबो, उन्होंने बिंदुसार को अलिट्रोकेड्स कहा, स्ट्रेबो ने। फिर वायु पुराण से हमको जानकारी मिलती है, जो वायु पुराण था भारत में, तो उससे जानकारी मिलती है कि इसका नाम भद्रासार था, इसका नाम भद्रासार था। फिर अब देखो, अब आगे, अब उसके नाम के बारे में हमने सारी चीजें सीख ली। अब देखो, तक्षशिला में विद्रोह हुआ है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, वहाँ के अमात्यों के विरोध में, वहाँ के अमात्यों ने एक विरोध किया, जिसे दबाने के लिए अशोक आया। देखो, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, तो उसको दबाने के लिए, अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, तो उसको दबाने के लिए किसने मदद की, तो अशोक ने। अशोक उस समय मालवा और उज्जैन में रहते थे, जो वहाँ का प्रशासक का कार्य करता था अशोक। तक्षशिला जो है ये हमारे प्रथम विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो तक्षशिला है। अब मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। देखो, मुख्य कारण क्या है, युवराज सुसीम जनता के विरुद्ध हो गया, युवराज सुसीम जो था वो जनता के विरुद्ध हो गया, यही हमारा मुख्य कारण बनता है। फिर यूनानी देखो क्या कहते हैं, यूनानी में एथनियस ने एंटियोकस प्रथम को, जो सीरिया का राजा था, एंटियोकस प्रथम को और बिंदुसार के संबंध बताए, और एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार का संबंध, रिलेशन बताया कि हाँ, वे क्या करते थे, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर दार्शनिक थे। डायमेकस क्या था, ये मीठी मदिरा पीता था, सूखी अंजीर खाता था, और ये इन सभी के साथ में दार्शनिक भी ये था, डायमेकस। फिर देखो, मिस्र के शासक फिलाडेल्फस
टालमी शिकेंड, फिलाडेल्फस टालमी शिकेंड के समकालीन कौन था? डायोनीसियस। कौन था? देखो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी शिकेंड के समकालीन कौन था? तो डायोनीसियस थे। फिर देखो सुनने में आता है कि बिंदुसार के बहुत से पुत्र थे। राजकुमार सुसीम उन सब में बड़ा था। जो क्या था? वो तक्षशिला का शासक था। इसीलिए विद्रोह हुआ था। और एक पुत्र मिलता है अशोक, जो उज्जैन और मालवा का शासक था। फिर दिव्यावदान में लिखा है कि ये अजीवक संप्रदाय का था। ये क्या था? अजीवक संप्रदाय का था। जिससे और इसके प्रवर्तक हैं मक्खीलाल गोसाल। इसके प्रवर्तक कौन है? मक्खीलाल गोसाल। फिर धर्म सहिष्णु के कारण ये विद्रोह हुआ था। धर्म सहिष्णु देखो अजीवक संप्रदाय में क्या उल्लेख मिलता है? धर्म सहिष्णु का उल्लेख मिलता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो मक्खीलाल गोसाल हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कि अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो क्या ध्यान रखेंगे? मक्खीलाल गोसाल। फिर पिंगलवत्स और दिव्यावदान में दोनों एक समान चीजें बताई गई हैं। फिर आता हमारा चाणक्य, जो बिंदुसार का मंत्री था। क्या था? चाणक्य बिंदुसार का मंत्री था। आगे चलकर खलनाटक और राधा गुप्त में ये आगे चलकर बिंदुसार के मंत्री कौन बनते हैं? तो खलनाटक बनता है और फिर राधा गुप्त बनता है। अभी राधा गुप्त का कार्य अभी अशोक के समय में आएगा। फिर क्या होता है? बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हो गई। बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हो गई। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद शासक कौन आता है? तो उसका पुत्र आता है सम्राट अशोक। तो अब हम अशोक के बारे में सीखेंगे। सम्राट अशोक, देखो सम्राट अशोक तो बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था अशोक। बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था अशोक। ये जानकारी हमको किससे मिलती है? तो दिव्यावदान से जानकारी मिलती है। और ये हैं पाशादिका और धम्मा भी इनकी पत्नियां हैं। बिंदुसार की पाशादिका, धम्मा भी इनकी पत्नियां हैं। अब देखो अशोक का विवाह हो गया था देवी से। अशोक का विवाह किससे हो गया था? देवी से। और इन दोनों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक हो महेंद्र, दूसरा है संघमित्रा। एक का नाम है महेंद्र, दूसरे का क्या नाम है? संघमित्रा। और इनके अन्य पुत्र भी थे, ये जैसे चारुमित्रा, कुणाल, तीवर, जालोक। तो इनके अन्य पुत्र भी और थे। तो इसीलिए हमने देवी और अशोक को ब्लैक पेन से लिखा कि इनके 2 पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा। अभी इनका आगे काम आएगा। अभी ये क्या करते हैं? फिर देखो, फिर देवी कौन थी? तो विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। तो विदिशा कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारा MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में विदिशा पड़ता है। और उस समय विदिशा में सिंघली परंपरा चलती थी। उस समय विदिशा में क्या चलता था? सिंघली परंपरा चलती थी। फिर अशोक की एक पत्नी का और नाम आता है तिस्रचिता। दिव्यावदान में से जानकारी हमको मिलती है। दिव्यावदान
से हमको जानकारी मिलती है कि इनकी एक पत्नी और एक पत्नी का नाम क्या था, तिस्रक्षिता। फिर अब इनके अभिलेख देखो। अभिलेख एक है देवानाम प्रिया। एक अभिलेख एक में क्या नाम मिलता है इनका, देखो अभिलेख में इनके नाम मिलता है देवा नाम प्रिया, देवा नाम प्रिया। फिर दूसरा है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी मिलता है। भाब्रू अभिलेख में क्या मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। जो भाब्रू अभिलेख से बौद्ध के प्रमाण भी मिले हैं। भाब्रू अभिलेख कहाँ मिला है, तो ये राजस्थान में मिला है। फिर तीसरा आता मास्की। मास्की अभिलेख, इनको बुद्ध शाक्य भी कहते थे। अशोक की जानकारी भी मास्की अभिलेख से मिली है। बुद्ध शाक्य भी इनको कहते थे, अशोक को। फिर आता हमारा गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा जो कहाँ पड़ता, एमपी में पड़ता। और पुराणों में क्या मिला हमको, अशोक वर्धन इनका नाम का उल्लेख मिला है। अशोक वर्धन नाम उल्लेख मिला है। फिर आता है नेत्तूर और उडगोलम अभिलेख, इनसे भी हमको कुछ जानकारी मिलती है। फिर एक है कालसी अभिलेख। कालसी जो उत्तराखंड में है, कालसी, इसकी भी खोज हुई थी अभिलेख, यह भी कालसी अभिलेख भी मिला है। फिर एक आता है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख, इसकी भी जानकारी मिलती है। फिर देखो अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी के बारे में देखो। अशोक की पत्नी का देखो, एक कौन थी, असंधिमित्रा थी। एक कौन थी, महादेवी। एक का नाम पद्मावती, एक का नाम तिस्रक्षिता। ये सारी उनकी पत्नियां थी अशोक की। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार क्या बताया गया है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अब देखो राज्याभिषेक उसका हुआ, अशोक का राजा बना। 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 273 ईसा पूर्व में, क्योंकि 273 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, तो वो राजा बना। और उसका राज्याभिषेक हुआ 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, इसका मतलब 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ, अशोक का। फिर उत्तराधिकार के लिए युद्ध, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल का डिफरेंस है। और इन्हीं तो भाई जैसे 99 भाई थे, तो उन 99 भाइयों को मार कर जब हत्या करके जब सिंहासन पर बैठता, तो इन्हीं 4 सालों में ये करता है। फिर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें महावंश, दीपवंश, दिव्यावधान, चीनी ग्रंथ का युएन चुलिन और तिब्बती लेखक तारानाथ ने इसका उल्लेख मिलता है। तारानाथ ने इसका उल्लेख किया। देखो महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हाँ इसने 99। दीपवंश में भी उल्लेख मिलता है, दिव्यावधान में भी इसका उल्लेख मिलता है। और चीनी ग्रंथ है एक युएन पुलिन, और तिब्बती लेखक जो है तारानाथ, उसने भी इसका उल्लेख किया है। फिर राधा गुप्त की सहायता से, राधा गुप्त कौन था, तो वो पहले तो बिंदुसार का मंत्री था, अब क्या हो गया, अब अशोक का मंत्री हो गया राधा गुप्त। राधा गुप्त की सहायता से अशोक सुसीम को मार देता है। अशोक सुसीम को मार देता है और वह गद्दी पर बैठता है। अशोक सुसीम को मार देता है और वह गद्दी पर बैठता है। किंतु 5वें शिलालेख या अभिलेख में इसके जीवित भाइयों
और परिवार का उल्लेख मिलता है। किंतु क्या हुआ, इसके जो 5वां शिलालेख है उसमें इसके जीवित भाइयों और परिवार का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। फिर अब आता है कलिंग विजय। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुई। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुई। फिर राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त की। इसने जिसे उसका राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष बाद ही और 9वें वर्ष में क्या हुआ, कलिंग का युद्ध हो गया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। और ये जानकारी हमको किससे मिलती है, तो 13वें शिलालेख से ये हमको जानकारी मिलती है। फिर आगे देखो, फिर युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, युद्ध हमारा कलिंग पर युद्ध क्यों हुआ और इसका कारण क्या था, वो सारी चीजें अब हम सीखेंगे। देखो, युद्ध क्यों हुआ, इसका मेन कारण क्या था। देखो, सुरक्षा की दृष्टि से, दक्षिण से संबंध और व्यापार में वृद्धि, स्थल एवं समुद्र मार्ग, ये सारे कारण बताए जाते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से उसने युद्ध किया, जिसमें 1 लाख प्लस 1,50,000 बंदी बनाए गए। जिसमें से जब कलिंग का विजय हुआ तो उसमें से 1 लाख सैनिक मारे गए और 1,50,000 सैनिक क्या हुए, वो बंदी बना लिए गए। और कलिंग का राजा उस समय कौन था, तो नंदराज था। कलिंग का राजा उस समय नंदराज था और अशोक ने चढ़ाई की थी। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसमें नंदराज हार जाता है और अशोक जीत जाता है और उसी से अशोक प्रेरित हो जाता है। अभी हम आगे आपको कहानी बताएंगे। और इसी युद्ध में क्या हुआ, 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोग क्या हुए, बंदी बना लिए गए। फिर युद्ध के उपरांत क्या हुआ, युद्ध के उपरांत क्या हुआ, कलिंग युद्ध में वे व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। कलिंग के युद्ध में वे व्यापक नरसंहार से अशोक विचलित हो गया। फिर क्या हुआ, फिर उसने बौद्ध भिक्षु धारण कर लिया, बौद्ध भिक्षु या उपगुप्त उसने धारण कर लिया और अस्त्र शस्त्र उसने त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र उसने त्याग दिया, बौद्ध भिक्षु बन गया, बौद्ध धर्म को वो अपनाने लगा और उसी को उपगुप्त भी कहते हैं। और उसने अस्त्र शस्त्र को एकदम से त्याग दिया। इतने लोग मारे गए, इतने लोग बंदी बना लिए गए, तो उसको देखकर बहुत ही कह सकते हो आप, बहुत ही घृणा फील हुई कि हाँ, हमारे जीते जी इतने लोग मारे गए। तो उसने बौद्ध भिक्षु अपना लिया और अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया। फिर अशोक ने धम्म, जो संस्कृत भाषा में और जो प्राकृत भाषा में एक धर्म चलाया। जानकारी हमको किससे मिलती है, तो दूसरे और 7वें अभिलेख से। उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। उसमें क्या किया गया है, धम्म की व्याख्या की गई। धम्म है साधुता, क्या बताया गया उसमें, धम्म है साधुता, कल्याणकारी करना, पाप रहित होना, मृदुता, मधुरता, दयावान आदि, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं दूसरे और 7वें अभिलेख में अशोक के। फिर देखो,
फिर अशोक जब ब्राह्मण बन जाता है, बौद्ध को अपना लेता है, तो कल्हड़ ने उसका राज तरंगड़ी में उसको बताया कि ये शैव उपासक था। कल्हड़ ने उसको राज तरंगी में क्या बताया कि ये शैव उपासक था। लेकिन अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष कहाँ गया था? तो बोध गया था, बोध गया हुआ था। और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया, 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया। फिर देखो अशोक द्वारा की गई विजयें, अशोक के द्वारा की गई विजय कौन कौन सी थी? तो उसने नेपाल और खस को जीता, नेपाल और खस को जीता। नेपाल कश्मीर में जो श्रीनगर था उसको जीत लिया था। देवपत्तनम को जीत प्राप्त की थी, देवपत्तनम में जीत प्राप्त की थी। फिर शिलालेख में उनकी जानकारी मिलती है कि उसने चोल को हराया, जो चोल शासक थे, चेरों को भगाया या हराया, पांड्य थे उनको हराया, सतियापुत्र थे उनको भी ये हराया और इनको सीमा से बाहर खदेड़ दिया, सीमा से ये बाहर थे फिर भी इनको उस अशोक ने हरा दिया। फिर देखो धम्म में बताया गया क्या क्या बातें बताई गई, वो सारी चीजें सीखते हैं। धम्म में जीव हिंसा न करना, क्या? जीव हिंसा न करना, आदर एवं सम्मान करना, उचित व्यवहार करना, दानशीलता होना, बड़ों और गुरुजनों का आदर करना, प्राणियों का वध न करना और माता पिता का आदर करना, ये सारी चीजें बताई गई हैं धम्म में। और धम्म की व्याख्या किसमें की गई है? तो अशोक के 7वें शिलालेख में इसकी व्याख्या की गई है। फिर आगे देखो उचित व्यवहार सार वृद्धि, उचित व्यवहार का मतलब सार वृद्धि, जो 12वें शिलालेख में उल्लिखित है। किसमें उल्लिखित है? 12वें शिलालेख में। अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की उन्नति की भी कामना करता था। अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की भी वो कामना करता था या बढ़ोतरी देता था, उन्नति आगे बढ़ाता था कि उसकी भी चर्चा प्रसार हो, प्रसार और चर्चा भी उस धर्म की भी हो। अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अपना धर्म भी प्रचार प्रसार करता था और जो अन्य धर्म थे उनका भी ये प्रचार प्रसार करता था। फिर आगे देखो, फिर आगे आता है हमारा बस यहीं पर हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मौर्य वंश के प्रशासन प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे, नहीं तो हमारा फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में बोरिंग महसूस होने लगेगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें और इसको शेयर ज़रूर से किया करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।